आज हम मारुति सुजुकी की हालिया अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल के दस्तावेजों की गहराई में उतर रहे हैं। और हमारे सामने जो आंकड़े हैं वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताते हैं। दिलचस्प तो है ही। कुछ समय की सुस्ती के बाद बिक्री में अचानक एक रॉकेट जैसा उछाल। हमारा मकसद ये समझना है कि क्या ये सिर्फ एक सरकारी नीति से मिली अस्थायी शुगर रश है, या फिर ये मारुति के दबदबे के एक नए दौर की शुरुआत है जो शायद कुछ गंभीर चुनौतियों को छिपा रही है। ये सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी के तिमाही नतीजों की बात नहीं है, ये असल में भारतीय अर्थव्यवस्था की नब्ज पर हाथ रखने जैसा है। ग्राहकों का मूड कैसा है, सरकारी नीतियां जमीन पर क्या असर डाल रही हैं, और भविष्य की राह कैसी दिख रही है, ये सब कुछ इन आंकड़ों में छिपा है ना? और आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री जो पहले 0.4% की मामूली गिरावट देख रही थी, हाँ, अचानक तीसरी तिमाही में 20.5% की तूफानी रफ्तार से बढ़ गई। रातों रात ऐसा क्या जादू हो गया? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस जादू के पीछे एक बहुत बड़ा और निर्णायक कारण है, और ये सीधे दिल्ली से आया। तो ये जो जबरदस्त बदलाव आया, इसके पीछे की असली वजह क्या है? देखिए, इसका मुख्य कारण सरकार का एक ऐतिहासिक जीएसटी सुधार था। कॉन्फ्रेंस कॉल में इस पर बार बार जोर दिया गया। अच्छा, जीएसटी? हाँ, कारों पर टैक्स में एक ही झटके में लगभग 5% से 10% की कटौती की गई। वाह, ये तो बाजार के लिए एक बहुत बड़े बूस्टर शॉट की तरह था। बिल्कुल। सोचिए, एक ऐसी इंडस्ट्री जो धीमी चल रही थी, उसे अचानक इतना बड़ा प्रोत्साहन मिल गया। और ऐसा लगता है कि मारुति सुजुकी ने इस लहर पर सबसे ऊंची सवारी की। जहां पूरी इंडस्ट्री 20.5% से बढ़ी, वहीं उनकी घरेलू बिक्री में 22% की शानदार वृद्धि हुई। ये उस कंपनी के लिए एक अविश्वसनीय वापसी है जो पहली छमाही में 5.8% की गिरावट पर थी। सही बात है। लेकिन क्या ये सिर्फ टैक्स कटौती की वजह से था, या बाजार में पहले से ही कोई दबी हुई मांग थी जो बस एक मौके का इंतजार कर रही थी? ये दोनों का मिला जुला असर था, और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। कैसे? इस वृद्धि का सबसे बड़ा इंजन था छोटी कारों का सेगमेंट, जो 18% के जीएसटी ब्रैकेट में आता है। अच्छा, ये तो मारुति का घरेलू मैदान है। ऑल्टो, वैगन-आर। बिल्कुल, उनकी आल्टो, वैगन-आर जैसी गाड़ियां इसी सेगमेंट में आती हैं। टैक्स में कमी का सीधा फायदा उन ग्राहकों को मिला जो पहली बार कार खरीदने की सोच रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि नए ग्राहक बाजार में आ रहे थे जो शायद पहले कार खरीदने से हिचक रहे थे? एकदम सही। दस्तावेज में साफ तौर पर कहा गया है कि पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहकों में 6 से 7% की बढ़ोतरी हुई। 6 से 7%? हाँ, कॉल में एक मजेदार बात कही गई कि हमारे शोरूम में बहुत सारे हेलमेट दिख रहे हैं। अच्छा। जिसका मतलब है कि 2 पहिया वाहन के मालिक अब छोटी और कॉम्पैक्ट कारों में अपग्रेड कर रहे हैं। ये एक क्लासिक उदाहरण है। ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। मतलब कीमत में थोड़ी सी भी कमी एक बड़े ग्राहक वर्ग को कार खरीदने के लिए प्रेरित कर सकती है। बिल्कुल। और मांग इतनी ज्यादा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी रविवार और छुट्टियों में भी काम कर रही थी। हाँ, ये तो किसी भी कंपनी के लिए सपने जैसी स्थिति है, लेकिन इसे खुशहाल समस्या भी कह सकते हैं। खुशहाल समस्या? वैसे ठीक यही कहते हैं, हैप्पी प्रॉब्लम। उन्होंने तिमाही में रिकॉर्ड 6,84,000 कारें बेची, जो उनकी अब तक की सबसे ज्यादा रिटेल बिक्री है। 6,84,000? और ये सब करने के बाद भी तिमाही के अंत में उनके पास लगभग 1,17,500 गाड़ियों का ऑर्डर बुक बकाया था। 1,75,000 गाड़ियों की वेटिंग लिस्ट। और उनके डीलरों के पास स्टॉक का क्या हाल था? यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। उनका नेटवर्क इन्वेंट्री, यानी डीलरों के पास खड़ी गाड़ियां सिर्फ 3 से 4 दिनों की रह गई थीं। क्या सिर्फ 3-4 दिन? हाँ, आमतौर पर यह आंकड़ा कुछ हफ्तों का होता है। इसका मतलब है कि जैसे ही गाड़ी फैक्ट्री से निकल रही थी वो बिक रही थी। ये सुनने में तो कंपनी के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये ग्राहकों के लिए एक बुरा अनुभव नहीं है? मतलब आप गाड़ी खरीदने गए और आपको बताया जाए कि महीनों इंतजार करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही जायज सवाल है। छोटी अवधि में ये ग्राहकों के लिए निराशाजनक हो सकता है, लेकिन ये कंपनी को एक मजबूत संकेत भी देता है कि बाजार में उनकी गाड़ियों की कितनी जबरदस्त मांग है। बिल्कुल, और उन्होंने संकेत को बहुत गंभीरता से लिया है। इतनी जबरदस्त मांग के सामने तो कोई भी कंपनी घुटने टेक देगी। सिर्फ छुट्टियों में काम करने से तो ये समस्या हल नहीं होगी। यकीनन उनके बोर्ड रूम में भविष्य को लेकर कोई बड़ी योजना बन रही होगी।
और यहीं पर हमें इस पूरी खुशहाल समस्या का दूसरा पहलू देखने को मिलता है। अच्छा। जीएसटी सुधार ने सिर्फ बिक्री ही नहीं बढ़ाई, बल्कि इसने कंपनी की क्षमता विस्तार योजनाओं को भी तेजी से आगे बढ़ा दिया। मतलब जैसे ही 15 अगस्त को जीएसटी सुधार की घोषणा हुई, उनके टॉप मैनेजमेंट ने फौरन और ज्यादा गाड़ियां बनाने के अपनी योजनाओं पर तेजी से काम शुरू करने का निर्देश दिया। तो वे नए प्लांट लगा रहे हैं। हाँ, और वो भी आप समझिए युद्ध स्तर पर। वे 2 नए प्लांट शुरू कर रहे हैं। 2 प्लांट? एक खरखौदा में अप्रैल 2026 तक चालू हो जाएगा और दूसरा गुजरात में उसके तुरंत बाद। हर एक प्लांट की क्षमता सालाना 2.5 लाख गाड़ियां बनाने की है। 2.5 लाख यानी कुल मिलाकर 5 लाख अतिरिक्त गाड़ियां। हाँ, बहुत जल्दी वे सालाना 5 लाख अतिरिक्त गाड़ियां बनाने की क्षमता जोड़ रहे हैं। ये दिखाता है कि वे इस मांग को सिर्फ एक अस्थायी उछाल नहीं, बल्कि एक नए स्थायी स्तर के तौर पर देख रहे हैं। ये तो जबरदस्त विस्तार है। लेकिन ये सारी कहानी सिर्फ छोटी कारों के बारे में तो नहीं हो सकती। मैंने देखा कि उन्होंने एक नई एसयूवी विक्टोरियस का भी जिक्र किया है। हाँ, उसे इंडियन कार ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। सही। उनकी एसयूवी रणनीति अब उनके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मारुति को पारंपरिक रूप से छोटी कारों का बादशाह माना जाता था। बिल्कुल। लेकिन अब वे एसयूवी सेगमेंट में भी अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर रहे हैं। विक्टोरियस इसका बेहतरीन उदाहरण है। कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनी के मार्केटिंग हेड का एक दिलचस्प किस्सा है। उन्होंने कहा, राहुल सान, इस प्रोडक्ट को चख कर देखिए। ये एक ऐसी एसयूवी है जिसमें सब कुछ है। सब कुछ है? ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ, इट हैज गॉट इट ऑल। इसका क्या मतलब है? क्या खास फीचर्स हैं इसमें? इसमें लेवल 2 एडास यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जैसे प्रीमियम फीचर हैं जो आमतौर पर महंगी गाड़ियों में मिलते हैं। अच्छा। और साथ ही इसमें अंडरबॉडी सीएनजी का विकल्प भी है जो भारतीय बाजार की प्रैक्टिकल जरूरत को पूरा करता है। स्टाइलिंग से लेकर इंफोटेनमेंट तक उन्होंने हर पहलू पर ध्यान दिया है। तो मतलब अब वो सिर्फ किफायती गाड़ियां ही नहीं, बल्कि फीचर रिच और महत्वाकांक्षी गाड़ियां भी बना रहे हैं। ये मॉडल कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं? जिमनी 5 डोर की कहानी तो और भी दिलचस्प है। उसने भारत से 1 लाख से ज्यादा यूनिट्स का निर्यात किया है। 1 लाख से ज्यादा? हाँ, ये इसकी वैश्विक लोकप्रियता को दर्शाता है। ये एक खास ऑफ रोड गाड़ी है और इतनी बड़ी संख्या में इसका निर्यात होना बताता है कि भारत में बनी गाड़ियों की क्वालिटी को दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है। और ई विटारा, वो तो उनकी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार तो भारत में अभी भी शुरुआती दौर में है। हाँ, और शायद इसीलिए वे निर्यात बाजार पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। दिसंबर 2025 तक ई विटारा की 13,000 यूनिट्स 29 देशों में भेजी जा चुकी हैं। और लक्ष्य 100 से ज्यादा देशों का है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे भारत एनसीएप में 5 स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली है। ये तो बहुत जरूरी है। ये भविष्य की तकनीक और सुरक्षा पर उनके ध्यान को दिखाता है। लेकिन भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल है। दस्तावेज में इस पर भी कुछ कहा गया है। 1 लाख चार्जिंग पॉइंट्स। ये तो सिर्फ गाड़ी बनाने से कहीं आगे की बात है। ये तो पूरे इकोसिस्टम को बनाने जैसा है। क्या वे इस पर अकेले काम कर रहे हैं? नहीं, और यही इसमें खास बात है। उनका लक्ष्य 2030 तक अपने डीलरों और दूसरे चार्ज पॉइंट ऑपरेटरों के साथ मिलकर भारत में 1 लाख से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट का नेटवर्क बनाना है। वाह! वे समझ रहे हैं कि भारत में ईवी की लड़ाई सिर्फ कार के मॉडल पर नहीं, बल्कि चार्जिंग की सुविधा पर लड़ी जाएगी। यह एक बहुत महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी योजना है। तो कुल मिलाकर बिक्री रिकॉर्ड तोड़ रही है। छोटी कारें, एसयूवी, निर्यात, ईवी की तैयारी, सब कुछ शानदार लग रहा है। ये खुशहाल समस्या तो किसी भी सीईओ का सपना होगी। बिल्कुल। लेकिन अक्सर ऐसी विस्फोटक ग्रोथ अपने साथ कुछ छिपी हुई चुनौतियां भी लाती है। सही कहा। सवाल यह है कि क्या ये सारी भागदौड़ और रिकॉर्ड बिक्री कंपनी के मुनाफे में भी उतनी ही तेजी से बदल रही थी? चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जहां असली खेल होता है, पैसों का। और यहीं पे कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। अच्छा। नेट सेल्स यानी कुल बिक्री रिकॉर्ड 475 अरब रुपए पर है, जो पिछले साल इसी तिमाही के 368 अरब रुपए से बहुत ज्यादा है। ये तो शानदार है। लेकिन जब हम नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफे को देखते हैं तो वो लगभग 38 अरब रुपए है, जबकि पिछले साल ये 36.5 अरब रुपए था। एक मिनट, यहां मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मेरी सामान्य समझ तो ये कहती है कि जब आप रिकॉर्ड तोड़ सामान बेचते हैं तो आप ज्यादा पैसा कमाते हैं।
लेकिन यहाँ बिक्री 21% से ज्यादा बढ़ी, पर मुनाफा लगभग सपाट रहा। ये तो हिसाब बैठ ही नहीं रहा। इसके पीछे क्या चल रहा है? आपका सवाल बिल्कुल सही है, और ये कंपनी के सामने मौजूद चुनौतियों को उजागर करता है। ओके। इसका एक कारण तो नए लेबर कोड के लिए किया गया एकमुश्त 5.9 अरब रुपए का प्रावधान था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। यानी हर 100 रुपए की बिक्री पर कंपनी असल में कितना कमा रही है? बिल्कुल, वो पिछली तिमाही के 8.4% से घटकर 8.1% हो गया। तो बिक्री बढ़ी, लेकिन हर गाड़ी पर कमाई कम हो गई। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कई कारण थे जो एक साथ कंपनी पर दबाव डाल रहे थे। सबसे पहले कमोडिटी की कीमतें बढ़ गईं। प्लैटिनम, पैलेडियम, एल्यूमिनियम और तांबे जैसे कच्चे माल महंगे हो गए। वही चीजें जो आज हर इंडस्ट्री के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, उन्हें मैग्नेट बनाने में इस्तेमाल होने वाले रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई में भी समस्या आई। अच्छा। सप्लाई में दिक्कतों की वजह से उन्हें सिर्फ मैग्नेट आयात करने के बजाय बड़े सब असेंबली आयात करने पड़े, जो ज्यादा महंगे थे। तो ये हुआ बाहरी दबाव। क्या कोई अंदरूनी दबाव भी था? हाँ, उन्होंने जीएसटी कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने और बिक्री की रफ्तार बनाए रखने के लिए कुछ मॉडलों की कीमतें भी घटाईं। ओहो। इससे उनके मार्जिन पर लगभग 70 बेसिस पॉइंट्स यानी सीधे 0.7% की चोट पड़ी। तो उन पर कच्चे माल की बढ़ती कीमतों, सप्लाई चेन की समस्याओं और खुद की तरफ से दी गई कीमतों में कटौती का मतलब तेरा दबाव था। बिल्कुल, ये मार्जिन के लिए एक परफेक्ट तूफान जैसा लगता है। तो फिर भी वे 8.1% का मार्जिन बनाए रखने में कैसे कामयाब रहे? हाँ, सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और यहाँ एक दिलचस्प बिजनेस का सिद्धांत काम कर रहा है जिसे ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज? सोचिए, फैक्ट्री का किराया और कर्मचारियों का वेतन तो लगभग उतना ही है, चाहे आप 100 गाड़ियां बनाएं या 1000। सही बात है, वो तो फिक्स्ड कॉस्ट है। बिल्कुल। जब बिक्री आसमान छूती है तो हर गाड़ी पर यह निश्चित लागत का बोझ बहुत कम हो जाता है। यही वो अदृश्य ताकत थी जिसने उनके मार्जिन को पूरी तरह से गिरने से बचाया। अच्छा, तो भारी बिक्री ने ही मार्जिन को बचाने में मदद की। हाँ, इससे मार्जिन को 190 बेसिस पॉइंट्स का फायदा हुआ, और साथ ही कम डिस्काउंट्स और बेहतर प्रोडक्ट मिक्स ने भी 120 बेसिस पॉइंट्स की मदद की। तो ये एक क्लासिक संतुलन का खेल था। बिल्कुल, जहां कुछ चीजें मार्जिन को नीचे खींच रही थीं और कुछ ताकतवर चीजें उसे ऊपर उठा रही थीं। तो इन सब का क्या मतलब है? हम इस गहरी पड़ताल के अंत में कहाँ पहुंचते हैं? हमारे सामने एक ऐसी कंपनी है जो सरकारी नीति की लहर पर सवार है, तेजी से अपनी क्षमता बढ़ा रही है, लेकिन साथ ही बढ़ती लागत और वैश्विक दबावों से भी जूझ रही है। बड़ी तस्वीर यह है कि भारतीय ऑटो बाजार कीमत और नीति के प्रति कितना संवेदनशील है। एक टैक्स सुधार ने महीनों से रुकी हुई मांग को एक झटके में खोल दिया, खासकर एंट्री लेवल सेगमेंट में, जहां कीमत सबसे ज्यादा मायने रखती है। और मारुति अपनी छोटी कारों की रेंज के साथ इसका पूरा फायदा उठा रही है। सकती हैं। तो वापस हमारे शुरुआती सवाल पर आते हैं। क्या ये तेजी बनी रहेगी? क्या ये एक नया नॉर्मल है? यही $1 मिलियन सवाल है। वे खुद कॉन्फ्रेंस कॉल में ये सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा। क्या ये सिर्फ कुछ समय का उत्साह है जिसमें दबी हुई मांग बाहर आ रही है, या ये मांग का एक नया, स्थायी और ऊंचा स्तर है? और उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि चौथी तिमाही अच्छी दिख रही है, लेकिन उसके आगे क्या होगा इसका सही आकलन वे कुछ महीनों के बाद ही कर पाएंगे। ये एक बेहतरीन सवाल है, और इसका जवाब सिर्फ मारुति का नहीं बल्कि पूरे भारतीय उद्योग का भविष्य तय करेगा। इस दस्तावेज को पढ़ते हुए एक और दिलचस्प विचार मन में आता है। क्या? इसमें जिम्नी जैसी एक मजबूत ऑफ-रोडर और ई विटारा जैसी एक आधुनिक ईवी, दोनों के निर्यात में मारुति की सफलता का जिक्र है। हाँ, दोनों बिल्कुल अलग तरह की गाड़ियां हैं। बिल्कुल। तो जब भारत एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने का लक्ष्य रखता है, तो ये देश की विनिर्माण क्षमता के बारे में क्या कहता है कि वो 100 से ज्यादा अलग अलग बाजारों के लिए इतने भिन्न प्रकार के वाहनों का सफलतापूर्वक उत्पादन और निर्यात कर सकता है? ये सोचने वाली बात है।